बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिफ रज़ाक है और मैं सिंध पुलिस से एसएसपी क्राइम ब्रांच 1 कराची जनवरी 2019 में रिटायर्ड हुआ हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ, उस वक्त मेरी पोस्टिंग सीआईए में थी और सीआईए को उस वक्त हेड करते थे एक डीएसपी, उनके साथ 4 या 5 इंस्पेक्टर्स होते थे और सब इंस्पेक्टर्स होते थे उनके साथ, जो पार्टी इंचार्ज कहलाते थे। जब ये वाक़या हुआ तो इसके बाद कराची में बहुत ज़्यादा इस वाक़े को हाईलाइट भी हुआ और था भी बड़ा नहायत अफसोसनाक वाक़या कि एक इंस्पेक्टर साहब थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, मासूम शाह साहब। तो वो अपनी बेटियों के साथ शादी में शिरकत के बाद नाथनाबाद से बाहर निकले तो उनको वहाँ से किसी गाड़ी में किडनैप किया गया और उन्होंने मज़ाहमत की, जिस पे उनको गोली मारी ड्राइवर ने और उसके बाद वो दोनों लड़कियों को लेकर चला गया। वो लड़कियां बाद में जो उनकी चौकंडी कब्रिस्तान से उनकी लाशें मिली और उनसे बाद में डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रेप हुआ था। तो समझा जा रहा था कि शायद गैंग रेप हुआ, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तो यही था कि रेप। और फिर बाद में उसकी इंटरोगेशन में जो मुलजिम पकड़ा गया था तो वो पुलिस का सब इंस्पेक्टर था और इसमें वो जब पकड़े जाने की भी एक कहानी है, लंबी तफसील। और आपको अंदाज़ा सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि उस ज़माने में इतनी कोई डिजिटल सपोर्ट हमें नहीं थी और सिर्फ जिस तरह आपने रिसोर्सेज, अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करते हुए आपने इसको डिटेक्ट करना है। अच्छा, सीआईए का तरीक़ाकार ये था कि अगर कराची में कोई भी वाक़या हो जाए तो तमाम पार्टी हेड्स को बुला के वो कहते थे, और उसमें जिस तरह होता है कि इंफॉर्मेशन छुपा लेते हैं, उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त जो डीएसपी साहब थे या एसएसपी साहब होते थे वो तमाम को बुला के और उनको बताते थे कि जी कराची में वाक़या हुआ है और ये बड़ा हाईलाइट हो रहा है, तो इस पर आप लोगों ने सब ने मिल के काम करना है। तो जो पार्टी इंचार्ज थे हमारे असगर अली शाह साहब थे, डीएसपी फौत हो गए, उनके भाई थे इंस्पेक्टर रशीद शाह साहब, वो एसएसपी रिटायर्ड हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ जो टीमें बनी थी, तो उस टीम में औरंगज़ेब जो है एएसआई उस वक्त, बाद में एसपी फौत हो गए, जो बड़े एक मशहूर केस, उनका बेटा जो शाहजेब जो है कत्ल हुआ वो, और एक मलिक एहसान शहीद जो कि लियारी रिसाला थाने की हदूद में जिनको शहीद किया गया था। और हम ये 3 लोग थे जो एक पार्टी में थे। इसमें जब ये वाक़या हुआ और उसके बाद मुख्तलिफ टीमों ने अपने जो तरीक़ाकार होता है टिप्स के मुताबिक काम करना शुरू किया। तो इसी दौरान जब मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, इसी दौरान एक सब इंस्पेक्टर साहब थे जो दौरान एक कोर्स, अपर स्कूल कोर्स, जहाँ से ये लीड इसकी मिली कि भाई ये कैसे हुआ, तो वो तशरीफ़ लाए और हमारे जो पार्टी इंचार्ज थे उनसे मिले और उनको बताया कि जी मुझे शक है कि इस केस में एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है। तो उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा जी हम बैठे हुए थे वहाँ शाम के वक्त, जो शहदादपुर ट्रेनिंग सेंटर है, तो उसमें उन साहब ने कुछ लोगों, 4 लोग ये बैठे हुए थे और जो जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी वो रहमत बेग थे डीएसपी, जो बाद में जिनका इंतकाल हुआ। तो उन्होंने कहा जी हम बैठे हुए थे, तो एक सब इंस्पेक्टर ने कहा कि लोगों को, जो दूसरे दोस्त थे वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में आए हुए, कि आप लोग कराची पोस्टिंग कराओ। तो उन्होंने कहा कराची क्यों कराएं, हम तो यहाँ ठीक है अपनी जॉब जो है नॉर्मल कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी एक तल्ख बात कही कि जिस पे उनको जो रहमत बेग साहब हैं उनकी और उनकी आपस में तल्ख कलामी भी हुई और वो फिर उन्होंने उस बात को जिम्मेदारी से लिया और आके बताया। तो उन्होंने कहा था कि जनाब आप कराची आ जाएं, यहाँ से पैसे भी बहुत मिलेंगे और अगर आप लड़कियाँ भी बहुत मिलेंगी, अगर आप जिस तरह किसी को आपके सामने कोई बोलेगा नहीं अगर आप किसी को रेप करते हैं। ये बेसिक चिंगारी थी, क्योंकि वो भी पुलिस अफसर थे और उनको कराची से ताल्लुक़ था, तो ये बात उनको महसूस भी हुई डेफिनेटली। तो वो आए, उन्होंने कहा जी मुझे शक है, मैं इस बात पे कह नहीं सकता। तो खैर जब इस बात पे काम शुरू हुआ और जब उनको बुलाया गया तो लाजमी पहले तो जिस तरह होता है इनकार, कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन के लिए उनको डिटेंशन में रखा गया। फिर उनका हल्का अहबाब जो था दोस्तों का, वो लाजमी पुलिस अफसर थे सारे। बाद में ज़्यादातर एसपी रिटायर्ड हुए, कुछ 2-4 डीएसपी हुए और उनके साथ
कुछ प्राइवेट लोग थे जो बाद में एक जो हाई कोर्ट में वकील भी रहे, गवर्नमेंट के जो है असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रहे, और इसी तरह प्राइवेट भी लोग थे। तो वो जब ये बात खुली, उनको लाया। शौकत हयात जो थे उनका ताल्लुक बदीन से था, और बदीन की एक बड़ी प्रोमिनेंट फैमिली थी, बड़ी कारोबारी फैमिली थी। बेसिकली वो लोग पंजाबी थे, घक्कड़ मंडी के। तो उन्होंने वहाँ पे बदीन में बहुत बड़ी ज़मीन जो थी एग्रीकल्चर लैंड, वो उन्होंने ली थी, और एहसान ट्रांसपोर्ट के नाम से उनकी वहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। बड़े वेल ऑफ लोग थे, शरीफ लोग थे। लेकिन ये इसकी कराची पोस्टिंग थी दरख्शां थाने में, और यहाँ से इसको जो जिस तरह आजकल भी होता है, पहले भी होता था कि साहिल समंदर पे जोड़े जाते हैं, पकड़ लेते हैं पुलिस वाले। तो वहाँ से इसको उनके साथ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, और उसके बाद आगे जाके सुपर हाईवे वाली साइड ये ले जाता था, रेप करता था ये। तो वो उस बात पे, ये बात जब चल रही थी, यहीं से ये सब इंस्पेक्टर था, अपर पे गया। अपर पे इसने जब बैठे हुए थे तो ये बात निकली, और फिर पुलिस किसी को, आप ये जानेंगे पुलिस अफसर इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती भी बुरी, दुश्मनी भी बुरी। क्योंकि अब आप चाहे वो आपका बैचमेट था, आपका साथ खाने पीने वाला दोस्त था, लेकिन अगर उसने जुर्म किया है तो पुलिस वाला उसको, जो जेन्युइन पुलिस अफसर है, वो नहीं छोड़ेगा कभी भी। तो वो दोस्ती को भी पसे पुश डाल के जो काम है वो कर जाता है। तो वो अपर करने के दौरान जब ये सारी सिचुएशन निकली, और जब इस बात को देखा गया, इसमें बहुत सारे पुलिस अफसर जो रिटायर्ड हुए हैं, एसपी भी और एसएसपी भी, वो हमारे पास इंटरोगेशन में रहे कई दिन। तो अब मैं नाम मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि वो अच्छे शरीफ लोग थे, और उनका कोई ऐसा किरदार बाद में इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया था। जब इसको इंटरोगेशन करते रहे, तो एक दिन मैं नाइट वहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर था, तो इसने आके, जिसमें होता है रात में इंटरोगेशन हम लोग कर लेते थे, तो वक्त गुजारी के लिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया। और अच्छा, CIA का जो तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया, इसके जो कमरे हैं वो आज भी उसी तरह इंटैक्ट हैं, उसी तरीके से उसमें सेटअप कुछ तब्दील हुआ है, लेकिन बिल्डिंग हुई है CIA सदर की। तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया ड्यूटी ऑफिसर वाले कमरे में। तो इसने मुझे कहा कि बहुत सारी बातें करते रहे कि यार ये पुलिस वाले अब लोगों को उठा रहे हैं, मेरे दोस्तों को उठा रहे हैं, पैसे लेके छोड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं। हालांकि हमें मालूम था ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसी दौरान इसने मुझे एक लड़के का नंबर दिया, और उसका नाम था तारिक। तो कहा कि यार इसको किसी तरीके से मैसेज दे दो कि पुलिस जो है आज सुबह तुम्हारे घर पे या कल रात को घर पे तुम्हारे रेड करेगी थी। अमूमी तौर पे CIA में हम लोग जो रेड करते थे वो रात 4 बजे के बाद और फजर से थोड़ा पहले तक, ताकि वो उस वक्त ज़रा आसानी रहती है। तो खैर मैंने वो तारिक का नाम या नहीं फ़ोन किया ना कुछ, इसको मैंने तसल्ली दे के बंद कर दिया। तो अच्छा, उसी रात जब वो CIA की टीम गई और तारिक को पकड़ लाई, तो अमानत जावेद साहब उस टीम को हेड कर रहे थे जो तफ्तीश की, क्योंकि उस वक्त जो CIA के 85 से 88 तक जो बड़े नामवर तरीन पुलिस अफसर थे वो उसमें तैनात थे, जिसमें चौधरी अब्दुल हमीद साहब, DSP मोहम्मद खान साहब, और अमानत जावेद साहब थे, अब्दुल हफीज़ कादरी साहब थे, और इसी तरह बहुत से नामवर जो क्रीम होती थी, आप ये समझ लें तफ्तीश की, वो वहाँ तैनात होती थी। तो वो तारिक को ले आए थे। मैं सुबह गया तो अमानत जावेद साहब को, उनके साथ एक सब इंस्पेक्टर होते थे, अब्दुल रज़ाक नाम था। तो मैंने उनको कहा भाई DSP साहब से बताएं, इंस्पेक्टर थे उस टाइम वो, कि मैंने मिलने और उनको इन्फॉर्मेशन देनी है जो रात को कुछ थोड़ी सी मुझे मालूम चली है। तो खैर मैं उनके पास गया तो मैंने उनको बताया जी मुझे, अच्छा मुझे ये नहीं मालूम कि रात को, उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम कि तारिक को ले आए। मैंने उनको पर्ची दी, मैंने कहा जी ये इसने मुझे रात में दी है, और इसने समझा, क्योंकि मैं उस टाइम इनिशियल स्टेज थी हमारी में, 82 में अपॉइंट हुआ था, 86 की बात है, 4 साल। तो उसने देखा शायद ये लड़का है और इसको इतनी मालूमात नहीं है, ये इस्तेमाल कर लूँगा। तो मैंने उनको बताया जी ये इसने दिया, और कहा है कि तारिक को भगा दूँ। तो उसने कहा बहुत अच्छा किया बेटा, आपने इसको भगाया नहीं, तारिक को हम ले आए। अच्छा, तारिक ने बड़ा कोऑपरेट किया,
उसने वो लड़का वीडियो मूवी होते हैं वो उस टाइम काम करता था वीडियो मेकर का। तो उसने खैर बैठा जब उसने बताया कि मैं इसके साथ उस वारदात में नहीं था। तो उस वारदात में जो बेसिक जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन या जो शक था कि 2 लोग हैं, और होता ये था इसके पास शेयर्ड गाड़ी थी, तो मुझे आज भी नंबर याद है SR310 जिसका नंबर था, वाइट कलर की शेयर्ड थी। और तो तारिक ने जब बताने से पहले अच्छा इसी दौरान जो है और भी लोगों को हम इंटरोगेट करते रहे, पुलिस अफसरों को भी, तो उन्होंने बताया कि ये दरक्षा में था। तो ये लोग कराची में जो है आपका भोपाल हाउस के सामने पार्क है, इसमें पुलिस अफसर बैठते थे शाम में। तो वो वहाँ पे ये भी आता था, उनसे अलैक सलैक हुई तो उनका कोई अमल दखल नहीं था, सिर्फ इसलिए ऐसा कि वे दावतों में चले गए साथ या कहीं खाना खा लिया। तो तारिक ने बताया कि जनाब मैं इसका पुराना दोस्त हूँ और इसने मेरे सामने 1-2 ऐसी वारदातें ज़रूर की हैं। फिर उसने बताया कि जी मैं इसको मना करता था, मैं इसके साथ किसी रेप के केस में शामिल नहीं हूँ। तो हमने कहा जी वो बताएं आप कैसे आप अपनी बात को कैसे आप तस्दीक करवा सकते हैं। तो उसने कहा जी एक दफ़ा ये एक लड़की लड़के को लेके गया सोराब गोट और मैं इसके साथ था, और ये होता ये था कि जिस तरह इसने जोड़ा पकड़ा तो ये बिठा लेता था, बेबी लॉक लगा देता था उस पर ताकि उतर ना सकें। तो सीधा वहाँ ले गया, तो वहाँ जाके इसने उस लड़के को उतारा और लड़की से रेप करने लगा। तो मैंने इसको मना किया। जिसने अपना पिस्टल निकाला और मेरे मुंह पे मारा, तो मेरे मुंह पे मारा तो मुझे 6 टाँके आए हैं अंदर वाली साइड। तो वो मैं मकसद मेरा है कि ये आप देख लें कि मैं इसको विटनेस दे सकता हूँ। फिर उसका हमने ये जो सर्विसेज हॉस्पिटल है उससे उसका पहले तो मायना कराया अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, फिर उसको गवाह रखा था उस केस में। तो ये जब ये बात ये हुई, फिर उसके बाद जो पुलिस का अपना तरीक़ाकार है, उससे पहले किसी ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा था शौकत हयात को। लेकिन जब ये बात सामने आ गई, एक गवाह ऐसा सामने आ गया, क्योंकि जो पुलिस अफसर हमारे पास बैठे हुए थे या दीगर लोग, उनको कुछ पता नहीं था। बाद में एक इंस्पेक्टर साहब थे जो इसके साथ शामिल थे, जो रैकी करते थे ऐसे शादी हाल पे आने वाले लोगों की कि जिनके साथ कोई बुज़ुर्ग होता था या बच्चे होते थे, सिर्फ वो ख़वातीन होती थी। तो वो चूँकि इंस्पेक्टर साहब उस वक्त भी बड़े ताकतवर आप समझ लें या पैसे वाले समझ लें, तो लेकिन उनकी रिहाइश भी वहीं पे थे नॉर्थ इस्लामाबाद। तो शादी हाल वालों से एज ए पुलिस अफसर उनकी दोस्ती थी, तो वो वहाँ बैठते थे, कभी एक शादी हाल कभी दूसरी शादी हाल, लेकिन वो इसके साथ टच होते थे। वो इनको बता देते थे यार फलान इनके कपड़े पहने हुए हैं, इतनी ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, इनके साथ ऐसा है। तो ये पॉइंटेशन भी जो थी वो हमारा ख्याल था कि इसने की है, लेकिन वो फिर शौकत हयात ने कहा नहीं जी इसने नहीं की। वो अब SSP जो हैं 2023 में फौत हुए एज SP। तो खैर लेकिन वो पकड़े नहीं गए, उस वक्त भाग गए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, आपको एविडेंस के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है इंटरोगेशन के साथ साथ मटेरियल एविडेंस, तो वो कोई ऐसी नहीं थी। जब फिर शौकत को तारिक के बयान के बाद पहली दफ़ा जो पुलिस का तरीक़ाकार है उसको थोड़ा सा दिखाया, पता तो था उसको, लेकिन उसको जब वो रस्सी वगैरह पे चढ़ाया गया तो उसने 2 मिनट भी नहीं लगाए और उसने कहा जी मैं बताता हूँ आपको। फिर उसने कहा जी ये मेरे से गलती हुई है, और इस गलती में जो है हमने पूछा जी सामान कहाँ है, तो उसने कहा जी सामान मैं सुपर हाईवे पे मंजर पेट्रोल पंप है, इसके साथ झाड़ियाँ होती थी सारी खारी। तो वो फिर मैं उस टीम में था, मैं औरंगजेब और हमारे साथ 2 लोग और गए सिपाही, जिसको इसको बीच में बिठाया। फिर हमने जाके वहाँ से उनके कपड़े और जो भी चीज़ें थी हमने वो रिकवर किए और उसके बाद वापस आए। फिर इसने बताया जी मेरे से एक दफ़ा पहले मैंने कोई ऐसा केस किया था जिसमें मेरे हाथ से मैंने पिस्टल पकड़ा हुआ था, तो जैसे ही उस पर किसी ने कोशिश की तो मेरे गोली मेरे हाथ से चल गई, तो इसकी मेरी गाड़ी की छत में सुराख हुआ है। तो वो हमने फिर उसकी छत से देखा, मकसद वो कनेक्ट होते रहे सिलसिले। फिर ये आप ये जाएँ जैसे शारे फैसल पे जाते हैं, नर्सरी के बाद जो लेफ़्ट साइड पे
बलोच कॉलोनी ब्रिज से पहले जो पेट्रोल पंप है, इसमें जो है जब ये मासूम सिस्टर्स को इसने कत्ल करने के बाद, तो मासूम साहब को जब गोली लगी तो वो तो गिर गए थे बाहर, इसने गोली मार के उनकी डेड बॉडी वहाँ से जहाँ दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा था तो उसकी वहाँ खून उसमें था, तो उसने वो तमाम गाड़ी जो है उस पेट्रोल पंप से धुलाई थी। तो फिर मैं वो गाड़ी लेके वहीं खड़ी थी हमारे पास CID में, तो मैं अपनी गाड़ी में गया, वहाँ जाके जो पेट्रोल पंप के स्टाफ था उससे सब पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ जी हमने किया, हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है और ये शख्स आया था और इस गाड़ी में, वो जानते थे कि हमने ये पुलिस अफसर है, तो उन्होंने इसको जो है रिकॉर्ड तो उसमें डेट डाल दी, जो भी डेट थी उसकी। उन्होंने कहा इसने हमें बताया कि जी सुपर हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं जो ज़ख्मी थे उनको लेके वहाँ गया था। फिर इसकी गाड़ी से वो जो कारपेट वगैरह उठा के दोबारा देखे गए तो उस पर भी थोड़े बहुत धब्बे रह जाते हैं, खून के धब्बे ऐसे होते हैं जो वो ऐसे नहीं ख़त्म होते। तो जब खैर इसको पकड़ लिया, और इसके साथ जो इसका तरीका वारदात ये होता था कि जिस तरह ये फैमिलीज़ को देख के इसका जो भी एसोसिएट होता था साथ में, मकसद ये एक केस मासूमा वाले में दूसरे लोग शामिल नहीं थे, लेकिन एक जो थे ज़्यादातर ये बताते हैं ये ऐसा करता था कि जो शैरेट की गाड़ी के पीछे जो होती है डिग्गी उस पर से निकाल देते थे इसका पीछे से, और ये वहाँ पर एक बंदा चादर लेके अपने ऊपर और वो लेट जाता था। ये अकेला होता था, ये किसी भी फैमिली को देखता था जिसको पॉइंट आउट कर देता था दूसरा इंस्पेक्टर कि भाई ये अकेले हैं, तो उनको कह देता था कि मैं भी शादी से निकला हूँ तो आप कहाँ जाएंगे। तो जब वो जाते थे तो वो उसको बिठा के मर्द को कोशिश करता था कि उतार दे, और पीछे ख़वातीन को बेबी लॉक लगाता था, लिहाजा अगर वो कोशिश भी करें तो उस ज़माने में किसी को बेबी लॉक का इतना पता नहीं था तो निकल नहीं पाती थी। तो खैर ये इसने इसी तरह किया, उनको ले गया और उनको फिर रेप किया। बड़ा ही हाईलाइटेड केस था। और इसमें थोड़ा सा और कि पुलिस में एक ज़रूर जिस तरह होता है ना टीम वर्क होता है, एक दूसरी पार्टी के एक हेड कांस्टेबल थे, मलिक जहांगीर नाम था उनका, और वो लियारी में से ताल्लुक़ था उनका, तो उस वक्त सबसे पहले वो लेकर आए। इसमें मैं आपको बताऊं कि पुलिस में जो लोग प्राइवेट लोग जो विटनेस होते हैं उनकी अहमियत और उनकी अच्छी ऑब्जर्वेशन से कैसे एक हुलिया इंसान का समझ में आता है। तो ये 86 की बात बता रहा हूँ आपको। एक बच्ची जिसकी एज उस वक्त थी 13-14 साल, तो एक बहुत बड़े साफ़ी थे उस वक्त, अब फौत हो गए बेचारे, बड़े नामवर और शरीफ इंसान थे। तो उनकी फैमिली में किसी के साथ भी इसने ऐसा किया था, क्योंकि उस वक्त ये सिचुएशन थी कि किसी को भी मज़ीद अगर जितना आप पुलिस का काम होता है अगर फैलाएंगे तो अननेसेसरी मुल्ज़िम को एडवांटेज मिलता है। तो वो खैर वो केस बाद में तस्दीक हो गया, लेकिन उस बच्ची की ऑब्जर्वेशन ऐसी थी कि उसने अच्छे पुलिस अफसर की मैंने ये ऑब्जर्वेशन नहीं देखी जो मलिक जहांगीर लेकर आया गया। ये फैमिली है और इनके साथ ये बच्ची उस फैमिली के साथ थी। तो खैर वो बच्ची ने बस उसका बताया कि जी मैं आगे बैठी हुई थी अपने नानी या दादी की गोद में और बाकी पीछे बैठे हुए थे, तो बातचीत कर रहा था। तो उसने, जैसा होता है लोग मिन्नत भी करते हैं वो भी करते हैं, तो उसने कहा जो भी बदतमीज़ी करनी थी उसने कहा जी मुझे पहचान लो, मुझे देख लो, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे पहचान लेना। ये उस बच्ची के अल्फाज थे। उसने मकसद बताना, उसकी आँखों का कलर ऐसा था, बच्ची बता रही है, उसका अपना कलर ऐसा था, उसके बाल ऐसे थे, और सबसे बढ़कर उसने बताया जी वो जब बात करता था तो वो अपने होंठ कैसे खोलता था या बंद करता था और उसके दांत कैसे थे। तो मेरे पास डायरी होगी 86 की शायद, क्योंकि ये ऐसा हाईलाइटेड केस था कि वो रखी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें। तो वो हुलिया जब ये शौकत हयात पकड़ा गया, जब तो उसको ला के जब ये तारिक के बयान के बाद उस बच्ची को भी हमने लाए, और असगर अली शाह साहब की पीछे जो रूम होता है हमारे पास CI में, उसमें ऐसा था कि जो DSP होते हैं उनके पीछे एक रिटायरिंग रूम, उसके पीछे एक किचन था उनका। तो उनको पिछले दरवाजे से ला के हमने उसमें बच्ची को, उसकी वालदा को और 2-3 लोगों को खड़ा किया। तो जैसे ही ये आया अंदर, और इसको उन्होंने जिस तरह होता है पुलिस में कि आप सबको 3-4 लोगों को मिक्स करके बिठा दें। जैसे ही ये दाखिल हुआ वो बच्ची वहाँ बेहोश हो गई देख के उसको।
तो वो अब लेकिन वो उसको शाबाश है, आदमी है, अब तो बच्ची भी बड़ी हो गई होगी माशाल्लाह। तो वो उसका वो हुलिया बताना हमें बड़ा काम है कि जो हमारी जितनी टीम्स थी उनको वो दे दिया गया कि जनाब ये है और इस हुलिये का है। हाइट का तो उसको अंदाज़ा नहीं हो पाया था, लेकिन बहुत ही उसने इंटेलिजेंटली जो है वो उसका जो बयान था उसको बाद में भी सीनियर ऑफिसर जो उस वक्त थे SSP हमारे और DIGs उन्होंने भी उसको देखा। उसके बाद ये चलता रहा केस और इसमें बहुत से लोग, बहुत से इसने रेप इसी इलाके में ख़ास तौर पे क्लिफ्टन के इलाके में और डिफेंस के इलाके में किए थे और जो ज्यादतियाँ की इसने, तो ये अल्लाह की पकड़ में आ गया। और खैर वो जो तरीक़ाकार जो मैंने आपको बताया कि जी वो पीछे वाला आदमी हेड्सअप करता था और ये करके और ये रेप करता था। और चूँकि ये इतना इस पे प्रेशर था इस केस पे कि इसमें जो साहब ने विज़िट भी किया था उनके घर पे और कंडोलेंस के लिए और बड़े उसके लिए, तो तमाम सियासी तौर पे और तमाम पूरी कौम तकरीबन कराची से तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस पर कि इसको डिटेक्ट होना चाहिए और हुआ। और ये कराची पुलिस और सिंध पुलिस की बड़ी, अगर आप देखें आज तक भी, उस वक्त तो कोई फैसिलिटी नहीं थी लेकिन उन्होंने तकरीबन सारे हाई प्रोफाइल केसेस डिटेक्ट किए। अच्छा, इसमें एविडेंस यही था कि एक तो जो गवाह थे वो तारिक लड़के ने देखे, होता है ना पब्लिक का गवाह अलग अलग हो जाते हैं, तो इसमें बेसिक तो वो चीज़ें थी जो उसकी गाड़ी से ब्लड मिला, उसकी गाड़ी से जो फायर होना उसका जो था वो था, उसके साथ जो एविडेंस जो उसकी पॉइंटेशन पे हमने बरामद की थी मुख्तलिफ मंजर पर पेट्रोल पंप से, वो जगह आगे पीछे अब मुझे नहीं याद, के जगह तो मुझे याद है जहाँ से वो मैं लेकर आया था उसको साथ ले जाके, लेकिन वो केस फाइल के मुताबिक वो, चूँकि होता है ऐसे कि हमने केस फाइल कोर्ट के मुताबिक तैयार करनी होती है कि हम उसमें इतनी मुख्तसर चीज़ें लिखें। पुलिस का तरीक़ाकार जो अच्छे तफ्तीश के हैं उनका तरीक़ाकार ये होता है कि FIR में कम से कम हो, छोटी FIR हो जिसमें आपकी किसी से दुश्मनी या पिक्चर रियल आपको एक इवेंट नज़र आ जाए, किसी वजह क्या, अगर कोई दुश्मनी है नहीं, अगर कोई कहता है, जो ये कंप्लेंट जो बताते हैं वो लिखते हैं, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ ज़रूर हो कि आप उसको लेके उसको जितना कम फैलाएंगे उतना वो आपको कोर्ट में होगा। इसमें उसको फांसी की सज़ा हुई थी। इसमें इसके साथ एक वकील साहब जो मैंने बताया बाद में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे सिंध में, तो उनको पकड़ा गया था और उनकी मकसद उनको मैं ही गिरफ्तार करके लाया था कराची में। आप गुरुमंदिर के पास पटेल पड़ा है, तो उसमें वहाँ से उनको मैं लेकर आया गिरफ्तार करके। और फिर जो हमारी असल में हमारे पास टीम, आप जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन बनी हुई थी ना, क्योंकि इतने लोगों को पकड़ के ला रहे थे, जिसका थोड़ा मालूम चलता था कि उसके भागने से पहले उससे हम पता कर लें, कोई कनेक्ट हो जाए चीज़, तो इसको भी पहले खैर जो भी हालात होते हैं वो मैं इसको पकड़ के लाया। फिर इसका जो वो पिस्टल था जो इसने अपनी गाड़ी में इस्तेमाल किया था, ये गुलशन इकबाल में रहता था शौकत यार, तो वो उसके घर से मैं बरामद करके लाया था, जिससे इसने लोगों को जो थ्रेट करता था और उसके हाथ से जब गोली चली थी वो पिस्टल, वो सारी चीज़ें असल में कनेक्ट हो जाती हैं। फिर वाक़यात ऐसे थे कि पुलिस में मैं आपका तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक जब तक हम लोग सारे थे, कभी किसी को झूठे मर्डर केस में बंद नहीं करते थे, कभी ना ये उसूल बनाए हुए थे कि नहीं। और हाँ, अगर जो आप उसको अच्छा कहो या बुरा कहो, एक पॉइंट ज़रूर था कि अगर कोई पुलिस वाले अफसर को या जवान को शहीद करता है तो उसको ना छोड़ें किसी भी सूरत में, किसी को बेगुनाह नहीं मारते थे। ये ज़रूर है कि मैंने नहीं देखा, कोई ऐसा मेरे इल्म में नहीं है कि किसी शख्स ने किसी को पैसों के लिए मार दिया हो पुलिस में या किसी और दुश्मनी में मार दिया हो, क्योंकि सबको जो भी हैं यहाँ पे उन सबको पता है कि यार इसका कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़ेगा। जैसे होता है अपील में, तो उसमें जो वो वकील साहब थे जो दूसरे बाद में जो असिस्टेंट अटॉर्नी बने, वो बरी हो गए थे, और ये जो है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उनका कि वो बरी हो गए थे उस केस में, और इनको जो कन्वर्ट हो गई थी उम्र कैद में।
और लेकिन ये उसके बाद उनको माफ़ी, चूँकि ऐसे केसेस में ईद की और बकरीद की और दूसरी जो बड़े दिन होते हैं उनकी नहीं मिल दी जाती, तो उन्होंने अपनी पूरी सर्व की और 2021 या 22 में शायद जेल से बाहर आए हैं। 86 से लेके आप ये अंदाजा। असल में उस वक्त जो जजेस भी थे, कई जजेस ऐसे होते थे जो आईओ को बुला लेते थे और उसको अलग से पूछ लेते थे कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर आप जज हैं, मैं आई हूँ, मुझे आप बुला लेते हैं और मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ सही पिक्चर उसकी कि जनाब ये असल वाक़यात ये हैं। इसमें केस बनाते हुए ज़रूर कोई गलती हो सकती है, कुछ हमने बढ़ा दी हो एविडेंस, जिस तरह आई विटनेस बढ़ा दिए जाते हैं, पुलिस के जाली विटनेस होते हैं जिस तरह, तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि वो जो जिसको तकलीफ़ पहुंची है, मुद्दई है, जिसका नुकसान हुआ है, उसको कानून से, इंसाफ से कुछ ना कुछ इंसाफ मिल जाए। अदरवाइज़ पुलिस अफसरों की तो कोई नहीं है कि अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस शख्स ने ये जुर्म किया है, तो मुझे उसका कोई ज़ाती तौर पर फ़ायदा नहीं है कि उसको सज़ा होती है या उसको वो बरी होता है। लेकिन अगर उसको सज़ा होती है तो डेफिनेटली जो मुद्दई है उसका कानून पर जो एतमाद बढ़ जाता है।